हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पॉइंट पर। आज का टॉपिक जैसा कि आप देख रहे हैं एडवर्ब का है और नाउन के बाद इस टॉपिक को सिलेक्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन था, लेकिन इस टॉपिक को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम, चाहे वो सीटेट हो, एसएससी हो, यूपी टेट है या जेटेट है, इन सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहता है। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आइए अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन को समझाते हैं, फिर इसके फैक्ट को समझाएंगे, उसके बाद इसके सभी एक एक करके सभी पार्ट को समझाएंगे क्योंकि इसमें 8 पार्ट होते हैं और मैं इस वीडियो में 8 पार्ट कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ और सभी पार्ट इसमें कवर किए जाएंगे। तो आप धैर्यपूर्वक समझिए। देखिए पहले इसका डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन होगा इसका, एन एडवर्ब is a word that qualifies an adjective or a verb। ठीक है, यानी कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी एडजेक्टिव या किसी वर्ब को क्वालिफाई मतलब कि उसे दर्शाता है या उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, उसकी व्याख्या करता हो। क्वालिफाई में क्या हो जाएगा? व्याख्या करना। कहीं कहीं आपको यह भी लिखा रहेगा एंड अदर एडवर्ब, कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी दूसरे एडवर्ब के भी गुण को बताता हो। ठीक है, यानी किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता हो, उसकी व्याख्या करता हो। जैसे राम इज ए वेरी स्मार्ट बॉय। ठीक है, अब ऐसे कि एक और लेते हैं कि सी इज स्पीकिंग स्लोली। सी इज स्पीकिंग स्लोली। अब हम प्रयास करेंगे कि देखने का कि कहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है एडजेक्टिव के लिए और कहाँ पर एडवर्ब रूप में काम कर रहा है वर्ब के लिए। तो आप ध्यान से समझिए एग्जांपल को। अब देखिए राम इज ए स्मार्ट, तो राम के लिए स्मार्ट आ गया, तो और यहाँ पर राम क्या है? नाउन है। तो नाउन के गुण को बताने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो किसी नाउन के गुण को बताए। अब वो नाउन कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई स्थान भी होगा, फिर कोई जानवर भी हो सकता है। यानी किसी भी प्रकार के नाउन जो होंगे उसके गुण को बताने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर राम के गुण को बता कौन रहा है? स्मार्ट। अब ये स्मार्ट को क्वालिफाई कौन कर रहा? वेरी। स्मार्ट तो है, कैसा स्मार्ट है? ज़्यादा स्मार्ट है। वेरी में क्या होता है? ज़्यादा। तो यहाँ पर ये वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और वो किसको क्वालिफाई किया? बिल्कुल सही, एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया। ठीक है, अब यहाँ देखिए सी इज स्पीकिंग स्लोली। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे कोई नाउन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है। और आपको पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है? वर्ब से पहले आने वाला जो प्लेस है वो क्या है? सब्जेक्ट का है। यहाँ पे स्पीकिंग क्या है? वर्ब। स्पीकिंग क्या है? वर्ब। बोलना क्या होता है? क्रिया होता है, वर्ब होता है। तो ये बोलने का काम कैसा हो रहा है? स्लोली, धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्ब के गुण को बता रहा है। एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के गुण को बताने वाला या वर्ब को क्वालिफाई करने वाला, व्याख्या करने वाला। तो ये स्लोली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कि एडवर्ब जो है केवल वर्ब को ही नहीं, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि यह एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। तो आइए अब हम लोग एडवर्ब के अलग अलग पार्ट्स यानी 8 पार्ट जो है उसको लिखते हैं और उसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला पॉइंट बना लीजिएगा आप लोग कि अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि प्रयोग के आधार पर एडवर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ठीक है, यानी कि हम लोग एडवर्ब को जो है प्रयोग के आधार पर 8 भाग में तोड़ सकते हैं। अब वो क्या क्या होगा 8 भाग? ध्यान से जरा समझिए, उसको लिखिए। पहला होगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, सेकेंड
एडवर्ब ऑफ प्लेस, थर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, चौथा एडवर्ब ऑफ, चौथा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री, पांचवा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, छठा होगा एडवर्ब ऑफ पर्पस, सातवां होगा एडवर्ब ऑफ रीजन, और आठवां होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये कुछ खास नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा, बाकी सभी सातों को डिटेल में अभी मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा और आप उसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है मैनर, इससे क्या मतलब हुआ। मैनर मतलब यहाँ पे क्या हो गया। देखिए सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो मैनर माने होता है आचरण, ठीक है, आचरण कैसा है। तो हम लोग यहाँ पर भी जो देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर में, वो देखेंगे कि भाई काम का आचरण कैसा है, यानी कि काम का मूड कैसा है, स्लो है, ईमानदारी पूर्वक है, फ्लुएंटली है, ऑनेस्टली है, इंटेलिजेंटली है, क्लियरली है। तो इस तरह के जो वर्ड होंगे वो सभी किस में आएंगे, मैनर में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखते हैं, इसके फैक्ट को फिर देखेंगे और एग्जाम्पल को समझते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो डेफिनेशन होगा पहले उसको देखते हैं। एन एडवर्ब दैट शोज द मोड ऑफ एन एक्शन, मोड ऑफ एन एक्शन is called adverb of manner। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर को ढूंढने के लिए ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इट बिकम्स द आंसर ऑफ हाउ, यानी कि अगर आप किसी सेंटेंस से हाउ पूछते हो, कैसे, तो वो काम के होने के मोड को बताएगा, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे होगा सी इज रनिंग स्लोली, सी इज रनिंग स्लोली, सॉरी सी नहीं है, ही यहां पर है। अब ऐसे इसमें सी स्पीक्स ऑनेस्टली। अब इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है कि नहीं आता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोड ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन का जो तरीका होगा, काम का जो तरीका होगा उसको समझना है हमको, ठीक है। और इसमें आंसर क्या होगा, हाउ का जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। जैसे ही इज रनिंग स्लोली, तो यहाँ पर रनिंग क्या है, ये वर्ब है, और ये वर्ब का मोड कैसा है, स्लो। कैसा मोड है, स्लोली, धीमे तरीके से। तो यहाँ पर स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर कि सी स्पीक्स, स्पीक्स मतलब बोलना, और ये वर्ब हो गया, तो इसका कैसा मोड है, ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। तो ये आपका ऑनेस्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि देखिए पूरे एडवर्ब में आपका एडवर्ब ऑफ मैनर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल तो आपको यहीं से आ जाएंगे। अगर क्वेश्चन मान लीजिए 100 पूछता है तो उसमें से 90 क्वेश्चन आपको इसी से बनता है, ठीक है। तो आइए अब इसके फैक्ट को समझते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का पहला फैक्ट क्या होगा, तो पहला फैक्ट है कि जनरली एडजेक्टिव
प्लस एल वाई बराबर एडवर्ब ऑफ मैनर। इसको ध्यान रखना है कि सामान्य तौर पर क्या होता है कि एडजेक्टिव में अगर आप एल वाई जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि ऑनेस्ट किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ का क्या है, गुण है, चाहे वो कोई जानवर हो या फिर कोई व्यक्ति हो। तो ऑनेस्ट अगर ये गुण है तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अगर हम इसमें एल वाई जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा ऑनेस्टली, जो कि एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। एक वर्ड और लेते हैं जैसे इंटेलिजेंट, इसमें जब आप एल वाई जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो अब देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं और इसमें क्या करना है कि आपको अपने से बहुत सारे वर्ड को ढूंढना है और उसको बनाना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें कि लोग गलती करते हैं, जैसे कि फास्ट, फास्ट में एल वाई जोड़ दिया और बोल दिया कि भाई फास्टली। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी में वास्तविक में है ही नहीं। फास्टली वर्ड रियल में नहीं होता है, ठीक है, तो फास्ट में आप एल वाई नहीं जोड़ सकते। इस पर अभी आगे चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप इसको अभी ध्यान रखिए क्योंकि आप लोग के किसी माइंड में आ रहा होगा तो उसका हम क्लियर डाउट अभी हम कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे अब इसके हम पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं। अब देखिए इसका पॉइंट 2 क्या है। पॉइंट 2 जैसे कि पहला वर्ड एक लेते हैं फर्स्ट, फिर फास्ट, फिर लास्ट और हार्ड। ये कुछ 4 वर्ड ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा और ये बड़ा ही उलझा हुआ वर्ड है। उलझा हुआ इसलिए है क्योंकि ये सभी वर्ड जो है आपका एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब दोनों का काम करता है। ये चारों वर्ड जो है एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो इसमें आपको एल वाई लगा करके एडवर्ब नहीं बनाना है। ये नहीं कि फर्स्ट में आप एल वाई डाल दिए और बोल दिए फर्स्टली, फास्ट में एल वाई डाल के फास्टली, लास्ट में एल वाई डाल दिया लास्टली, हार्डली। ये सब वर्ड जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब नहीं होते, ये सभी अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, इसमें आपको एल वाई लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे ये दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम कुछ सेंटेंस लेते हैं कि द ट्रेन रन्स फास्ट, और अगला ऐसे लेते हैं कि दिस इज फास्ट ट्रेन। या समझिएगा ध्यान से, यहाँ दिया गया कि द ट्रेन रन्स फास्ट और यहाँ दिया है दिस इज फास्ट ट्रेन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इस सेंटेंस को गौर से देखें तो यहाँ पर एक वर्ब है, और अगर हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे कि रन मैंने क्या चलना या दौड़ना, तो ट्रेन है तो यहाँ पे चलना होगा। तो ये ट्रेन कैसे चल रही है, हाउ, तो यहाँ पे आंसर आएगा भाई कि फास्ट चल रही है। तो ये फास्ट किसके लिए प्रयोग में आया, रन्स के लिए आया, वर्ब के लिए आया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देखें कि दिस इज फास्ट ट्रेन, तो यहाँ पर अगर हम हाउ पूछे कैसे, तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा है कि हम लोग कैसे पूछने का जो है इसमें आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन क्या है, नाउन है, तो नाउन के गुण को कौन बता रहा, फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के गुण को बताने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। आइए अब एडवर्ब ऑफ मैनर के लास्ट फैक्ट को देखते हैं। तो फैक्ट नंबर 3, फैक्ट ये है कि आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको एकदम ध्यान रखना है, जैसे कि डेली वर्ड एक, मंथली, ईयरली, वीकली, क्लियरली, ये सारे इस प्रकार के शब्द हैं जो एल वाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको लगेगा कि भाई ये एडवर्ब ऑफ मैनर सिर्फ हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ एडवर्ब ऑफ मैनर ही नहीं, ये आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है और ये एडवर्ब का भी काम करता है, दोनों रूप में प्रयोग में आता है। कैसे, अब देखिए इसमें भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, हम इसी पे एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी सब पे आप आराम से एग्जाम्पल सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे द बस रन्स डेली और दिस बस
सॉरी, दिस इज ए डेली बस। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर डेली किस रूप में आया और यहां पर डेली किस रूप में आया, उसी को समझना है। तो द बस रन्स डेली, यहां पर ये रन क्या है, वर्ब है। अब हम पूछें कि ये चलने का काम कैसे हो रहा है, तो रोजाना हो रहा है। डेली मतलब क्या होगा, रोजाना हो रहा है। तो यहां पर डेली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। कौन सा, एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि यहाँ पे काम के मोड को बता रहा है, काम के तरीके को बता रहा है। दिस इज ए डेली बस, यहाँ पर देखिए बस क्या है, नाउन है, तो इससे नाउन से पहले जो आएगा वो क्या होता है, एडजेक्टिव। आप सिंपली समझिएगा कि नाउन से पहले आने वाला कोई भी वर्ड क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो दूसरा पार्ट इसका है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आप देखो यहाँ पर ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि भाई इसमें जो काम होने का जो गुण बताएगा वो किसी जगह को दर्शाया जाएगा। जैसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो डेफिनेशन होगा एन एडवर्ब दैट शोज द प्लेस ऑफ एन एक्शन। एक्शन मैंने क्या हो गया, काम। तो किसी काम के जगह को दर्शाने वाला क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज और याद रखना है कि इट बिकम्स द आंसर ऑफ वेयर। ठीक है, इट बिकम्स द आंसर ऑफ वेयर, यानी कि ये काम कहाँ हुआ है। अगर आप पूछोगे कहाँ, तो आपको वो जवाब मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन द रूम, इन द ग्राउंड, ऑन द रोड। मैंने इस प्रकार से बहुत तरह के आप सेंटेंस, बहुत तरह की जो है प्लेस को आप लिख सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब देखिए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, प्लेइंग, ये वर्ब है। और ये काम कहाँ पे हो रहा है, इन द ग्राउंड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर इन द ग्राउंड क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी एडवर्ब जो किसी काम के जगह को दर्शाता वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन से पूछिए सिर्फ कि भाई ये कहाँ हो रहा है, कोई भी काम कहाँ पे हो रहा है। जैसे इसमें हो रहा प्लेइंग, तो पूछेंगे प्लेइंग कहाँ, तो इन द ग्राउंड। अब ऐसे मान लीजिए एक सेंटेंस और लेते हैं कि सी इज सिटिंग इन द रूम। सी इज सिटिंग इन द रूम। तो अगर यदि इस सेंटेंस में हमको ढूंढना हो कि किस प्रकार से हम ढूंढेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस को, देखिए यहाँ वर्ब क्या है, सिटिंग। तो बैठने का काम कहाँ हो रहा है, हम लोग क्या पूछेंगे, वेयर, कहाँ। ये वेयर यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। तो वेयर कहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा, इन द रूम। तो इन द रूम क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, एडवर्ब नंबर 3। ये पूरा खत्म हो गया। तो नंबर 3 होगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही बहुत ही क्लियर है कि भाई इसमें वैसा एडवर्ब हम लोग देखेंगे जो कि समय को दिखाएगा। ठीक है, जैसे इसका पहले हम लोग देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि एन एडवर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी ऐसा एडवर्ब जो किसी काम के, किसी एक्शन, किसी काम के समय को दर्शाता हो। और इट बिकम्स
द आंसर ऑफ व्हेन अगर आप पूछें किसी सेंटेंस, व्हेन हमने क्या होता है कब, तो कोई काम कब घटित हुआ है वो आपको उसका आंसर जो भी वर्ड देगा वो क्या होगा, आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ठीक है, इसमें अब एग्जांपल कुछ कुछ समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि टुडे, यस्टरडे, ठीक है, इन 1980, किसी ईयर का नाम हो गया, किसी डे का नाम हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इसमें किसी सेंचुरी का नाम हो सकता है, यानी आपको टाइम दर्शाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वर्ड मिलेंगे आपको सब क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है कि ही विल कम टुडे और सी हैज गॉट एन एप्पल टुडे, माई फ्रेंड हैव पास्ड इन 1980। अब देखिए कि इसमें आपको टाइम ढूंढना है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं कि ही विल कम टुडे, तो यहाँ कम क्या है, भर्ब है। तो देखें कि ये भर्ब जो कम दिया गया है, तो इसी से पूछें कि भाई वो कब आया, इसी भर्ब से पूछे कब आया तो बोलेगा आज, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। सी हैज़ गॉट एन एप्पल टुडे, गॉट मैंने क्या हो गया, पाया, तो हम पूछे कि सेब कब पाया तो बोलेगा आज, टुडे, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। ठीक है, माई फ्रेंड हैव पास्ड इन 1980, कब पास किया तो बोलेगा 1980 में, 1980 में, तो ये पास जो भर्ब है इस ये कब घटना हुआ है, 1980 में, तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी काम के होने के समय को बताना ही क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका चौथा पार्ट है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री का मतलब आप एक रूप में और समझ सकते हैं, क्वांटिटी। यहाँ डिग्री मतलब वो डिग्री नहीं कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, यहाँ मतलब हो रहा है डिग्री मतलब लेवल, मात्रा की बात हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें जो इसका डेफिनेशन समझेंगे वो ये होगा कि एन एडवर्ब दैट शोज द क्वांटिटी ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछना है कि इट बिकम्स आंसर ऑफ हाउ मच। हाउ मच का हिंदी क्या होता है, कितना। जैसे आप किसी पूछते भाई कितना खाते हो तो बोलेगा 1 kg 2 kg, कुछ तो बोलेगा ना। आप कितना पढ़ते हैं, 10 घंटा 8 घंटा, कुछ तो उसका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर किसका बनता है, हाउ मच का। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो देखिए। सबसे पहले तो मच, फिर होगा ऐसे टू मच, सो मच, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। क्योंकि लिटिल का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब मात्रा को दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि लॉट्स ऑफ या फिर ए लॉट ऑफ, इस प्रकार से कई ऐसे वर्ड आपको देखने मिलेंगे जो कि मात्रा को दिखाएगा। सामान्यतः आपको इसी में से कोई ना कोई मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लेते हैं कि सी स्पीक्स, स्पीक्स नहीं, इसमें टॉक्स करते हैं, बात करना, गप करना। सी टॉक्स टू मच। मान लीजिए कि एक लड़की है, वो इतना गप करती है कि मतलब बाजार से बाहर है। टू मच मतलब क्या होता है कि अत्यधिक, सीमा से अत्यधिक। ठीक है, टू माने क्या होता है, सीमा से अत्यधिक। और अभी आपका इसके बाद जो वीडियो बनेगा एडवर्ब का, वो होगा स्पेशल फैक्ट। कुछ ऐसा फैक्ट जिसको कि आज तक आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं जानते होंगे या फिर नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसका स्पेशल फैक्ट का एक और वीडियो बनेगा। तो एडवर्ब का ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में भी हम लोग फिर मिलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो सी टॉक्स टू मच,
तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, वर्ब टॉक। तो हम लोग पूछे भाई कितना बात करती है, तो उसका आंसर क्या होगा, टू मच। तो टू मच क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब मान लीजिए एक और लेते हैं कि ही ईट्स ए लॉट ऑफ फूड, ए लॉट ऑफ फूड, ही ईट्स ए लॉट ऑफ फूड। तो इसमें वर्ब क्या है, ईट। तो हम लोग पूछे भाई कि कितना खाता है, तो बोलेगा ए लॉट ऑफ, मतलब बहुत अधिक खाता है खाना। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो उम्मीद है कि आपको ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप इससे भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए तो इसके 5वें भाग को देखते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा कि एन एडवर्ब दैट शोज द फ्रीक्वेंसी और रिपीटेशन ऑफ एन एक्शन। यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो हो सकता है जो किसी काम के रिपीटेशन को दर्शाता हो, उसके दोहराव को दर्शाता हो। जैसे आप बोलते हैं कि मैं मुंबई 1 बार गया हूँ, 2 बार गया हूँ, 3 बार गया हूँ, ठीक है। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, ये सब जो आप बोलते हैं वो क्या होता है, सभी क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सॉरी 5 टाइम नहीं होगा, 5 टाइम्स होगा, ठीक है, 6 टाइम्स होगा। तो ये सभी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि काम के लगातार होने का दर्शाने का तरीका है। और यह आंसर किसका बनता है, हाउ ऑफन, यानी कि किस प्रकार से, कितनी बार, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें, तो यहाँ पर देखिए होगा, देखिए सबसे पहले होगा वंस, वंस मतलब 1 बार, फिर क्या होगा ट्वाइस, फिर क्या होगा थ्राइस, थ्राइस के बाद फोरिस नहीं होता है, ठीक है, थ्राइस में कि फोरिस, 5 ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे होगा 4 टाइम्स, ध्यान रखिए टाइम नहीं टाइम्स, क्योंकि 4 लिखा गया है। फिर क्या होगा 5 टाइम्स, 6 टाइम्स। इस प्रकार से कहाँ तक, अनंत तक जा सकता है, इनफाइनाइट जाएगा, क्योंकि ये नंबर इनफाइनाइट जाता है। 6 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, जहाँ तक जाना है आप जा सकते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि राम विजिटेड मुंबई 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे ई छूट गया। तो यहाँ पर हम लोग पूछें कि भाई जो विजिट हुआ, विजिट मैंने होता है यात्रा करना, दौरा करना, ठीक है। तो राम जो दौरा किया है मुंबई का, कितनी बार किया है, तो वो यहाँ पे क्या दे रहा है, 5 टाइम्स दिया है। तो यही क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो ये खत्म होता है। आइए हम लोग इसके 6ठे भाग पे चलते हैं। तो इसका अगला भाग है एडवर्ब ऑफ पर्पस। यहाँ PUR है, ठीक है, ध्यान रखिए, PURPOS, पर्पस। तो पर्पस मतलब होता है उद्देश्य, किसी भी काम के उद्देश्य को बताना। तो आप इसका डेफिनेशन ऐसे समझ सकते हैं कि एन एडवर्ब दैट शोज द पर्पस ऑफ एन एक्शन, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट क्या होगा, इट बिकम्स द आंसर ऑफ व्हाट, यानी क्या। यानी अगर आप किसी सेंटेंस से क्या पूछते हैं और क्या के लिए जो आपको आंसर मिलता है, वही क्या है, आपका एडवर्ब ऑफ पर्पस। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे ही इज गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले। देखिए अब यहां पर वर्ब क्या है, जाना,
वर्ब क्या है? जाना। तो ये जाने का पर्पस क्या हुआ? आप पूछे कि भाई क्यों जा रहे हो, आप क्या करने जा रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? खेलने जाएंगे। तो यहाँ इस वर्ब का पर्पस क्या हुआ? खेलना। दैट इज एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? जैसे सी इज कमिंग टू मीट मी, सी इज कमिंग टू मीट मी। तो यहाँ पर आने का क्या पर्पस है? मिलना। आने का पर्पस क्या है? मिलना। तो यहाँ पर टू मीट क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ पर्पस। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये सारे पॉइंट बहुत ही आसान है, आप एक बार खाली ध्यान से समझ जाइए और अपने से सबों के लिए अपने से 1-2 सेंटेंस बनाइए, आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके 7वें भाग को देखते हैं। तो आइए आप एडवर्ब के 7वें पार्ट को देखते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या हो सकता है, ये नाम ही लिखा हुआ है एडवर्ब ऑफ रीजन। तो रीजन जहाँ समझ में आया था, कारण, पर्पस होता है उद्देश्य, ध्यान रखिए, और कारण होता है किसी काम के। जैसे मान लीजिए अब आपको एक थप्पड़ पड़ गया, घर में एक थप्पड़ पड़ा, तो उसका कोई पर्पस तो होगा, लेकिन पहले कारण होगा। कारण क्या था कि आपने गलती की होगी, मोबाइल खूब चलाया होगा, आप पढ़ नहीं रहे होंगे तो आपको थप्पड़ पड़ गया। पर्पस क्या था? ताकि आपको सिखा सके कि ये दोबारा आपको नहीं करना है। तो पर्पस और कारण में अंतर होता है। पर्पस भविष्य के लिए होता है, यानी कि आगे की सोच के लिए होता है, और कारण जो आप गलती कर चुके होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन है, एडवर्ब ऑफ रीजन दिया हुआ यहाँ पे है। तो इसमें हमको लिखना है कि इसका डेफिनेशन ये होगा, एन एडवर्ब दैट शोज द रीजन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। यानी किसी काम के लिए जो कारण को बताना हो, ठीक है, किसी काम के कारण को जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं कि इट बिकम्स द आंसर ऑफ वाई, क्यों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पिटाई पड़ा तो भाई क्यों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज स्लैप्ड, थप्पड़ मारा गया है, फॉर एब्यूजिंग समवन। ठीक है, ही इज स्लैप्ड फॉर एब्यूजिंग समवन, यानी उसे थप्पड़ मारा गया, क्यों? तो क्योंकि उसने किसी को एब्यूज किया है। एब्यूज मतलब क्या होता है? गाली दिया है। तो यहाँ पर एब्यूजिंग समवन जो होगा ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन है। यही आपको समझना है। देखिए एक और एग्जांपल को समझते हैं कि सी वॉज चाइडेड फॉर कमिंग लेट। चाइड माने होता है डांटना। ठीक है, तो सी वॉज चाइडेड, उसे डांटा गया, क्यों? तो भाई लेट आने के कारण। लेट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई डांट पड़ेगी। आप लोग भी क्लास में लेट आते होंगे तो डांट पड़ती होगी, यहाँ भी कुछ लोग लेट आते हैं तो डांट पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाइड हो रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पर जो डांटने का जो एक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? लेट आने के कारण। तो यहाँ पर कमिंग लेट क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो अंतिम आपका 8वां पार्ट है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्न पूछना, यानी इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में किसी काम के लिए जो भी इंट्रोगेटिव पर्पस दिखाएगा आपको, जो भी क्वेश्चन पूछने का पर्पस दिखाएगा वही आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कि व्हेन, व्हाई, वेयर, है ना, ये सारे वर्ड क्या हैं? आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। तो उससे सवाल आपको आता भी नहीं है, तो आप इतना खाली ध्यान रखिएगा। बाकी ये 7 पार्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इन सभी पार्ट को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो यानी आपको अच्छा लगा है, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है हम लोगों को। उम्मीद है कि ऐसा सपोर्ट आप और भी लोग करेंगे और आप उन तक वीडियो को भी पहुँचाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।